हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज़न जेआरएफ। विज़न जेआरएफ की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस थंबनेल में आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा कि आज हम जो है वो जो राजस्थान सेट 2023 का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। आप सबसे पहले देखिए, हमारी जो ये सीरीज रहने वाली है इस डिटेल एक्सप्लेनेशन की, ये रहने वाली है द टाइम मशीन कंसेप्ट। टाइम मशीन कंसेप्ट के साथ में आप ये देखिए कि जो राजस्थान सेट है 2023 में जो राजस्थान का सेट हुआ है, आप सभी को पता है वो किस तरह से राजस्थान का जो 2026 में सेट होने वाला है उसका एक रोड मैप यहाँ पे हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि राजस्थान के अंदर सेट का नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। कोटा यूनिवर्सिटी को राजस्थान सेट करवाने की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर रहा है राजस्थान सेट के अंदर उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, कैसे कंसेप्ट वहाँ पूछे गए हैं और हमें 2026 में जो हमारा सेट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग करनी है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम राजस्थान के अंदर 2023 का जो पॉलिटिकल साइंस का सेट का पेपर है उसका एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस पेपर के एनालिसिस से ये पता चलेगा कि 2026 में जो पेपर होने वाला है सेट का उसकी प्रिपरेशन हमें किस तरह से करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। आप सभी को जैसा दिख रहा है यहाँ पे कि पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर रहने वाला है और आज हम जो है इसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सेट के अंदर आपकी 150 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर 1 से रिलेटेड है, जो कि सेम बिल्कुल जो यूजीसी नेट का पेपर 1 होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, बिल्कुल वैसा ही वो पेपर रहता है। और जो इसके आगे के 51 से लेकर 150 नंबर तक तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का पेपर डिस्कशन है उसे। ये देखिए, आपको जहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पेपर जो है वो आपका पार्ट 1 जो है सबसे पहले इसमें पेपर में आने वाला है। एक बार मैं इसे देख, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्लस आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड इससे रिलेटेड रहता है। साथ में आपने देखा है इसमें अपना आईसीटी, कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे रहते हैं। तो मेनली इसका जो काम है वो रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से यहाँ पे होता है। साथ में ही हम देखते हैं इसके अंदर जो 150 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, हमें अपना जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उस पर अपना पूरा ध्यान देना है। तो हाँ, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस कहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए आप, मैं इसे थोड़ा जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। आई होप स्टूडेंट्स आपको शो हो रहा होगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहलाता है? 51 मीन्स यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले जो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है वो जो पेपर 1 है उसके हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, और आप ये जो पेपर है वो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको क्लियरली ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि द एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशंस हैव, जो एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जो आपके यहाँ पे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और संस्थाएं हैं, उनके पास में यहाँ पर क्या होता है, उनके पास में क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंटिन्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, रिलीजियसिटी एंड पॉलिटिकल लाइफ इन सेपरेशन। हिंदी में हम देखें तो निरंतरता, संवैधानिकता, धार्मिकता और अलगाव में राजनीतिक जीवन। अगर आपने यहाँ पर एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन जो थ्योरी होती है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि फर्स्ट हम देखते हैं डी, यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ इन सेपरेशन। क्या आप मुझे बताइए कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर कहीं भी सेपरेशन और अलगाव की बात की गई है? जी नहीं। तो हमारा डायरेक्टली ये हमें कैंसिल कर देना है। इसके आगे एक बार हम धार्मिकता को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसे एक बार हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिले करते हैं।
आगे हम देखते हैं संवैधानिकता। आप मुझे ये बताइए, इंडिया के अंदर हम यहाँ पर 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए, उसके बाद में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हुआ, हमने गणतंत्र दिवस अपना मनाया। उसके बाद में आप मुझे बताइए कि अब जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसमें कहीं संवैधानिकता या जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी बात हो सकती है? जी नहीं। अगर हम वेस्टर्न के अंदर देखें तो वेस्टर्न में हम देख सकते हैं कि जो यूएसए है उसने अपना सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपनाया था, लेकिन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये चीज नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अगर हम अब ये देखते हैं हमारा धार्मिकता या निरंतरता, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी और रिलीजियसिटी, इन दोनों में से सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्म या फिर जो रिलीजियसिटी है कहीं ना कहीं एक पॉइंट है यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट का, लेकिन जो होल सिस्टम का जो पॉलिटिकल थॉट है वो धर्म है उससे रिलेटेड नहीं है। इसके साथ में इसमें नैतिकता भी है, इस नैतिकता के साथ में जो गुण हैं उनकी बातें भी की गई है, और साथ में हम ये देखते हैं कि जो निरंतरता है वो किस तरह से बढ़ी है। अगर हम इस पॉइंट को देख के चलते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले मनु, उसके बाद कौटिल्य, शुक्र, बौद्ध, जैन, जैसे निरंतर रूप में इस तरह का जो है विकास होता गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे निरंतरता रहेगा या कंटिन्यूटी रहेगा। तो आई होप कि आपको जो इसका आंसर है वो समझ आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है कि जो ऑप्शंस है उसमें से 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन और ठीक हो भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे निरंतरता नहीं होता तो धार्मिकता को हम एग्जैक्टली आंसर करते, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन 2 ऑप्शंस में से भी ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो आपको बेटर ऑप्शन को अपने कॉमन सेंस से टिक करना है, और यूजीसी नेट और सेट का जो प्रोबेबिलिटी जो रहा है पैटर्न वो इसी तरह का रहा है कि आपको जो मोस्ट जो एक्यूरेट आंसर है उसे टिक करना एग्जाम में होता है। तो आपको ये जो पैटर्न है इसे ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। आगे देखिए, हम 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज वर टू अ लार्ज एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार काफी हद तक प्रभावित थे। तो वो किस चीज से, जो भारतीय राजनीतिक जो विचार रहे हैं प्राचीन, वो किस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो आइए सबसे पहले हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। वेस्टर्न थॉट, क्या वेस्टर्न थॉट से प्रभावित है? नहीं, इंडिया ने तो खुद ने ही अपना इतना अच्छा जो थॉट प्रोसेस है, मनु, कौटिल्य, हम खुद इतने ज्ञानवान रहे, हमारे पास इतने अच्छे विद्वान रहे, तो हम वेस्टर्न थॉट से क्यों प्रभावित होंगे? हम बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये आंसर बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। आगे देखते हैं हम रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में था? नहीं था, तो ये बिल्कुल यहाँ से कैंसिल। आगे वही हमारा रिलीजियसिटी या धार्मिकता आ गया है, ठीक है, हम इसे एक बार ड्रॉप कर देते हैं। आगे देखते हैं मोनार्कल स्टेट्स। अब आप बताइए, क्या राजशाही राज्यों से जो भारतीय राजनीतिक विचार है क्या वो प्रभावित होते थे? जी हाँ। अगर हम धर्म, जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, धार्मिकता और राजाशाही राज्यों में से कंपेयर करें तो हमारे पॉलिटिकल थॉट कहीं ना कहीं जो राजाशाही राज्य है या मोनार्कियल स्टेट्स है इनसे प्रभावित होते थे। क्यों होते थे? अगर आप देखें तो जो राजवंश रहा है उन्होंने भारत के ऊपर राज किया है, उसके बाद में मुगल आ गए हैं, तो ये जो राजाशाही राज्य है उनकी रणनीतियां हैं, कर सिस्टम है यानी जो टैक्स सिस्टम कह सकते हैं, और भी जिस प्रकार के कौटिल्य ने जैसे सप्तांग सिद्धांत दिया, तो ये कहीं ना कहीं किन चीजों को यहाँ पे दर्शाते हैं? ये आपके मोनार्कियल स्टेट्स या फिर राजाशाही राज्यों को दर्शाते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल जो आइडियाज रहे हैं वो किससे रिलेटेड रहे हैं या फिर किससे इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं? वो आपके मोनार्कियल स्टेट्स या फिर राजाशाही राज्यों से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन गया होगा। आगे हम यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में आप सब देख सकते हैं, टू विच डिड महाभारत अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस, या फिर महाभारत ने किसको अत्यधिक महत्व दिया? जो महाभारत है उससे किससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंस जो दी है? ऑप्शन देखते हैं, मार्केट एंड टैक्स को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, स्टेट एंड टैक्स सिस्टम, या फ्री मार्केट मैकेनिज्म। देखिए, अगर हम फ्री मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये हमारा जो है वो क्लासिकल जो लिबरलिस्ट जो है उनकी बात करता है, कहीं ना कहीं जो फ्री मार्केट लिबरलिज्म है, मैकेनिज्म है। तो ये लिबरलिज्म उस टाइम तक, महाभारत के टाइम तक नहीं आया था, तो ये हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं बाजार और कर या मार्केट एंड टैक्स। ठीक है, उस टाइम पे जो भी आपने देखा होगा व्यापारी धन
जो अनाज उगाता है तो उसका कुछ पार्ट वहाँ पे आपको एज ए टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट टैक्स भी एक ऑप्शन हो सकता है, और राज्य और कर प्रणाली या स्टेट या टैक्स सिस्टम भी कहीं ना कहीं बाजार और टैक्स से ही रिलेटेड है। लेकिन आप इन तीनों में आप ये समझिए सबसे पहले कि महाभारत ने किसको अत्यधिक महत्व दिया। अगर हम महाभारत को यहाँ पे आपको पता है कि शांति पर्व भी कहते हैं, आपको पता होगा महाभारत को आप यहाँ पे शांति पर्व भी कहा जाता है। तो महाभारत के लिए सबसे मेन चीज ये देखी गई है कि महाभारत जो था उसमें राज्य के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी उस काल के अंदर, उस पीरियड में। तो आप ये समझिए कि जो उस टाइम के जो व्यक्ति थे उनके पास में संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति पर उनका अधिकार भी था, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो उसकी सुरक्षा और संपत्ति पर निजी अधिकार बनाए रखने के लिए जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उस पे इंडिविजुअल का जो राइट बने रहने के लिए क्या जरूरत थी, हमें जरूरत थी वहां पर एक स्टेट की। तो स्टेट के लिए क्या, स्टेट बनाने के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट बात क्या थी वहां पे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए वहां पे क्या बनाया जाएगा, स्टेट बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो महाभारत जो है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है निजी संपत्ति होना या प्राइवेट प्रॉपर्टी होना। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ही महाभारत काल में स्टेट को बनाया गया। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति की वजह से ही महाभारत या शांति पर्व काल के अंदर स्टेट का निर्माण किया गया है। तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, ये एक ही यहाँ पे पेज के अंदर 2 स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर है। और सबसे अच्छी बात सेट के अंदर ये रही है कि पेपर 2023 के अंदर ऑफलाइन रहा है, और साथ में स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ भी पता चल रही होगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। तो आपको एक वो जैसे यूजीसी नेट में हम स्क्रॉल करते हैं इधर से उधर, तो आधा टाइम तो हमारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, क्योंकि जो स्क्रीन होती है उसमें हमारे जो क्वेश्चंस होता है वो इस तरह से बने होते हैं कि हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ता है, जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सेट के अंदर वो वाली समस्याएं नहीं है, वो वाली प्रॉब्लम्स आपको देखनी ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑफलाइन पेपर हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि शायद 2026 में भी आपका ऑफलाइन पेपर होगा। तो मैं पर्सनली ऑफलाइन पेपर्स को ज़्यादा ठीक मानती हूँ। ठीक है, हम आगे देखते हैं। वो आपका इंडिविजुअल एक वो भी हो सकता है कि आप क्या समझते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन को ज़्यादा बेटर कौन सा है। आगे हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य। जो कौटिल्य ने कौन से जो है एलिमेंट्स बताए हैं स्टेट के, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको पता है कि कौटिल्य ने जो स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो राज्य के तत्व हैं, उनके लिए एक सिद्धांत दिया है, एक थ्योरी दी है, आपको पता है वो है आपकी जो है सप्तांग सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। इट्स कॉल्ड सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थ्योरी है यहाँ पे है। आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर कौटिल्य को पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे से आपको इस बारे में पता है, इसे हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। तो आपको पता है अगर कौटिल्य ने यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत दिया है तो सप्तांग का सीधा सा मीन क्या है, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन देख के अगर आप देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट रहा है कौन सा नहीं, तो सीधी सी बात है 7 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट होती है, एग्जाम देने गई होती, तो मैं क्या करती, मैं सीधा जहाँ जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स दिए हैं वो ऑप्शन टिक करके आती है। देखिए इसके अंदर से अगर हम ए ऑप्शन देखते हैं तो मिलिट्री, फाइनेंस, अमात्य, मित्र एंड जो बल है वो है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट है, 5 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सप्तांग सिद्धांत है। आगे हम अगर देखें तो स्वामिन, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। देखिए आंसर तो यही है कि 7 पॉइंट्स हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, लेकिन हाँ एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। तो मिलिट्री, फाइनेंस, अमात्य, मित्र, ये 6 है आपके, और ये हो गए 3, ये भी आपका 5 है। तो सीधा सा आंसर आपका क्या निकल के आया है, बी निकल के आया है यहाँ पे। जिस ऑप्शन में आपके 7 पॉइंट्स है बस आपको उतना ध्यान रखना था, आपको यहाँ टिक करके आना था, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे आपको नहीं लगाना था। तो आगे आप देखिए एक बार हम इसका देख भी लेते हैं कि 7 पॉइंट्स क्या क्या है कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी के। एक है आपका स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र, ये 7 पॉइंट्स उसने जो स्टेट के जो एलिमेंट्स है कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। नेक्स्ट हम देखते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन हमारा।
55 नंबर क्वेश्चन है आप, द आइडिया ऑफ द फिलोसफर किंग वॉज गिवन बाय। फिलोसफर किंग या दार्शनिक राजा का जो आइडिया है, जो विचार है, वो किसने दिया है? आप सभी को पता है, जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो वो प्लेटो जैसे महान विचारक को कभी नहीं भूल सकता है। हम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को नींद में भी उठाकर अगर प्लेटो का फिलोसफर किंग की थ्योरी पूछ ले तो हम क्या करेंगे, तोते की तरह रट कर बता देंगे। तो हमने को क्या पता है कि प्लेटो का जो फिलोसफर किंग का जो आइडिया है वो किसने दिया है? वो हमारे प्लेटो जी ने दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है यहाँ से। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल गुड़ जैसा। आगे हम देखते हैं इसको। आगे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द प्लेटोज जस्टिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन। जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? आप सबको पता है प्लेटो का जो जस्टिस थ्योरी है वो किस रिलेटेड है? ये हम सभी आज का जो जनरेशन है, हमें क्या है कि हम जो काम करते हैं उसके अंदर हम परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। एक तो हमें परफेक्शनिस्ट जो चाहिए काम के अंदर, हम वो हो, और साथ में क्या हो, जो हम काम कर रहे हो उसमें हमारा कोई टांग ना अड़ाए, कोई हमसे क्या नहीं करे, हमको किसी भी तरह का हमसे इंटरफेरेंस, जो जो इंटरफेरेंस होता है किसी भी काम में, वो ना करें। तो प्लेटो की थ्योरी कहीं ना कहीं जो आज की जो यूथ है उससे रिलेटेड है, जो जस्टिस की थ्योरी है। तो आप कैसे समझ सकते हैं? देखो इसका आंसर सीधा क्या है, फंक्शनल, आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आप स्पेशलिस्ट हो, साथ में द नॉन इंटरफेरेंस बाय वेरियस क्लासेस इन ईच अदर ड्यूटी एंड हार्मनी। जो आपका कार्यात्मक विशेषज्ञता हो आपके काम में, और इसके साथ में एक दूसरे के कर्तव्य और सद्भाव में विभिन्न वर्गों द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना। अगर मुझे खेलना पसंद है तो मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर मुझे पढ़ना पसंद है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी भी तरह का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्लेटो की जस्टिस थ्योरी है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? वो आपका ये कि आप तो एक तो अपने काम के अंदर स्पेशलाइजेशन हो, और साथ में आप किसी और के काम में टांग ना अड़ाओ। तो ये टॉपिक आपका, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इनके और भी ऑप्शंस देख सकते हैं, अगर ऑप्शन देखे तो देखिए, वरना कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा जस्टिस थ्योरी पता होनी चाहिए प्लेटो की। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश के अंदर, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए एक तो हम सभी स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन है ये जो हमें छोटा सा ट्रू और सत्य लिखा होता है ना, ये हमें एग्जाम टाइम में हमारी आंखें बंद हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। तो एक ये चीजें जो है ना, ट्रू फॉल्स, कौन सत्य है कौन सा सत्य है, व्हाट इज विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको अपनी आंखें खोल के एग्जाम में देखनी है। क्योंकि मैं तो मोस्टली ऐसे करती हूँ कि इनको देखना कई बार भूल जाती हूँ, और मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो एक तो हमें इस चीज़ से यहाँ पे बचना है। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो आप ही सबसे पहले देखिए, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट कंसिडर्ड मैन एज ए पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। जो ग्रीक राजनीतिक विचारक है उन्होंने मनुष्य को क्या कहा है? राजनीतिक जानवर कहा है, ठीक है। ओके, हम आगे देखते हैं। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट गिव द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। कंसेप्ट ऑफ स्टेट दिया है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट ने, ठीक है, राज्य की अवधारणा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट बिलीव्स दैट द स्टेट इज बेसिकली रिप्रेसिव। जो स्टेट होता है वो कैसा होता है? स्टेट जो होता है वो दमनकारी होता है। एक बार थोड़ा सा हमें देखना होगा हिंदी में भी, जो राज्य होता है वो कैसा होता है? दमनकारी होता है या फिर रिप्रेसिव होता है। और लास्ट है हमारा यहाँ पे, एक मिनट, लास्ट है इसके अंदर, एरिस्टोटल बिलीव दैट द स्टेट इज ऑलवेज वॉर मॉन्गेरिंग, या फिर इसे कहेंगे जो राज्य होता है वो हमेशा युद्ध भड़काने वाला होता है। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपको किसी भी एंगल से आपने कहीं पे भी ये पढ़ा है कि जो स्टेट होता है वो युद्ध भड़काने वाला होता है? अरस्तु ने क्या ये कहा है कि जो स्टेट है वो युद्ध भड़काएगा? बल्कि जो एरिस्टोटल या जो अरस्तु की थ्योरी है स्टेट को लेकर, वो क्या है कि जो व्यक्ति होता है, जो एक पर्सन होता है या इंडिविजुअल होता है, वो अपना विकास ही कहाँ रह के कर सकता है? वो अपना विकास स्टेट में रह के कर सकता है। और साथ में एरिस्टोटल ने ही ये कहा है कि एक जो व्यक्ति है वो क्या है? एक पॉलिटिकल क्या नाम, प्राणी, राजनीतिक प्राणी है या पॉलिटिकल एनिमल है। एक तो जो आपका ये फर्स्ट था ना, पॉलिटिकल एनिमल,
ये आपका सीधा 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 किसका स्टेटमेंट है, ये सीधा आपका एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है। तो आपको सबसे पहले तो आंसर आपका ये पॉलिटिकल जो एनिमल है यही देख के पता चल जाना चाहिए था। खैर हिंदी में राजनीतिक जानवर दिया गया है, लेकिन हिंदी की बुक्स में इसे राजनीतिक प्राणी लिखा गया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि जो अरस्तु है या एरिस्टोटल है उसने इसे राजनीतिक प्राणी कहा है। तो राजनीतिक प्राणी का जो कंसेप्ट है वो एरिस्टोटल का है, ठीक है। एक तो हमें यहाँ से पहले ही आंसर पता चल गया, ठीक है। एक हम फिर भी इन ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। एक तो देखो, जो हमने अभी बात की, अरस्तु ने कभी भी जो स्टेट है उसे युद्ध भड़काने वाला या वॉर मॉन्गरिंग नहीं कहा है। तो एक तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। इसके आगे हम देखते हैं, द ग्रीक पॉलिटिकल थॉट बिलीव दैट स्टेट इज बेसिकली रिप्रेसिव। क्या जो स्टेट होता है वो दमनकारी होता है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स जो बिलीवर्स हैं उनके अकॉर्डिंग? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों भी गलत हो गए। आगे, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट गिव द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। कंसेप्ट ऑफ स्टेट दिया है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट ने, लेकिन अगर हम अरस्तु की बात करें तो जो हमारा अरस्तु जी है, जो अरस्तु महाराज है हमारे, वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, पहले बोलते हैं कि एक परिवार होगा, सबसे पहले हमारी एक फैमिली होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, ग्राम या फिर विलेज होगा, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जाके हमारा क्या बनेगा, राज्य बनेगा या स्टेट बनेगा। आई होप कि आपको एरिस्टोटल की ये वाली जो थ्योरी है ये पता होगी। इसके आगे हम देखते हैं इसके अंदर, तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आपका आंसर हो जाएगा जब ग्रीक पॉलिटिकल थॉट कंसिडर्ड मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल, या फिर ग्रीक राजनीतिक विचार मनुष्य को एक राजनीतिक जानवर या राजनीतिक प्राणी मानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। आगे हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्लेटोज जस्टिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, जो प्लेटो की जस्टिस थ्योरी है वो किस पर आधारित है, या प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अभी हमने बात की, सबसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था प्लेटो की जस्टिस के ऊपर ही, तो हमने बात की एक तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, आपके काम में कोई भी बाधा जो है वो ना उत्पन्न करे। तो एक तो चीज ये है, और एक चीज आपने इसके साथ में और पढ़ी होगी, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है या जस्टिस थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी साथ में लेकर चलता है। तो प्लेटो का जस्टिस जो आज का जस्टिस है वैसा जस्टिस नहीं है। अगर हम आज के जस्टिस की बात करें तो वो क्रिमिनल जो लॉज है उन पर आधारित है, उस पर डिपेंड करता है। किस पर? इट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन क्रिमिनल लॉज। बट जो इफ वी टॉक अबाउट द प्लेटोज जस्टिस थ्योरी, इट इज नॉट अबाउट क्रिमिनल लॉज, इट इज जस्ट अबाउट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस इन आर वर्क, प्लस इन एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उस पर भी ये डायरेक्ट आधारित है। तो प्लेटो का जस्टिस थ्योरी किस पर बेस्ड है? शिक्षा पर आधारित है। सीधा आंसर बन रहा है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एजुकेशन एंड हार्मनी एंड लव, नहीं, लव तो नहीं। लव एंड हार्मनी नहीं। एजुकेशन, लाइफ स्पान एंड लव, नहीं। तो सीधा आपका आंसर बन रहा है यहाँ पे शिक्षा या फिर एजुकेशन। दिस इज द आंसर ऑफ प्लेटोज जस्टिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एजुकेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ओके, दिस साइड। ठीक है, 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फिर से ट्रू स्टेटमेंट हमसे पूछा है, जो सत्य कथन है उसके बारे में हमें बात करनी है। हम देखते हैं जो ऑप्शन ए है वो क्या है हमारा, प्लेटो बिलीव दैट द गार्जियन क्लास शुड रिनाउंस प्रॉपर्टी एंड फैमिली। प्लेटो का मानना था कि जो संरक्षक वर्ग है, जो गार्जियन क्लास है, वो क्या है, संपत्ति और परिवार का त्याग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटोज आइडियाज ऑफ फिलोसफर किंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। कि फिलोसफर किंग का जो आइडिया था वो समाजवाद पर के विचार पर आधारित था, सोचिए आप भी। एरिस्टोटल आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। क्या जो पॉलिटिक्स, जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स था एरिस्टोटल का, वो ह्यूमन डिग्निटी पर रिलेट करता था? या फिर डी ऑप्शन है हमारा, एरिस्टोटल डज बिलीव इन एनार्की। क्या एरिस्टोटल एनार्की पे बिलीव करता था?
ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, इसके चारों ही ऑप्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम डी ऑप्शन की बात करते हैं। आप हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अरस्तु ने क्या किया था। अरस्तु ने बताया कि स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टेट तो एक इंडिविजुअल पर्सन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या अरस्तु कभी चाहेगा कि जो अनार्की सिस्टम हो, अनार्कियल सोसाइटी हो, या फिर अराजकता हो समाज के अंदर? नहीं। तो एक कॉमन बेस्ड उसके अकॉर्डिंग अगर आप, और देखिए मैं सही बात बताऊं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तभी आप ये क्वेश्चंस यहाँ पे बना सकते हैं, वरना कंसेप्ट क्लियर होने के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अराजकता में विश्वास करते थे, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन हम सी की बात करते हैं। क्या अरस्तु की राजनीति का विचार मानव गरिमा के विचार पर आधारित था? क्या सिर्फ अरस्तु जो ह्यूमन डिग्निटी है उसकी बात करता है? नहीं, ओनली तो नहीं करता बिल्कुल भी, तो ये भी यहाँ से गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार समाजवाद के विचार पर आधारित था? क्या फिलोसफर किंग सोशलिज्म के उस पर आधारित था? नहीं, सोशलिज्म तो उस टाइम जो आज का सोशलिज्म है, या फिर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स वाले सोशलिज्म की, या फिर इस तरह की, तो प्लेटो का तो सोशलिज्म फिलोसफर किंग से रिलेटेड नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। अब आ गया हमारा ऑप्शन ए। अब ये सही क्यों है? ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है। हमने सिर्फ डिस्कस किया, जिस स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है वो ऑप्शन ए देखते ही इसे टिक करेगा। कैसे टिक करेगा, देखिए समझिए। प्लेटो का मानना था कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति और परिवार का त्याग करना चाहिए। गार्जियन क्लास शुड रिनाउंस प्रॉपर्टी एंड फैमिली। अगर आपने जो प्लेटो है उसके दो सोशलिज्म थ्योरी जो है, जो प्लेटो की सोशलिज्म थ्योरी, अगर उसे पढ़ा है, कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट है आपका संपत्ति का साम्यवाद, फर्स्ट वन इज संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा है प्लेटो का पत्नियों का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद। अगर आपने दो थ्योरी पढ़ी है प्लेटो की तो आप बिल्कुल इसे समझ सकते हैं। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप देख भी लीजिए। संपत्ति का साम्यवाद का मीन्स क्या है? जो आपका गार्जियन क्लास है उसके साथ में ही, जैसे कि आपके संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में आपके दो आएंगे, एक तो आपका दार्शनिक राजा भी आएगा और साथ में सैनिक वर्ग भी आएंगे। एक चीज ये आपको पता होना चाहिए, जो आपके गार्जियन क्लास है उसके अंदर आपका फिलोसफर किंग भी आएगा, और साथ में आपके जो सोल्जर्स है वो भी आएंगे, वो सोल्जर्स भी आएंगे। तो गार्जियन क्लास में ये दोनों हो गए, फिलोसफर किंग और आपके सोल्जर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद वो किस पर, एक तो सबसे पहले किस पर यहाँ पे अप्लाई होता है? गार्जियन क्लास पे अप्लाई होता है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, संपत्ति का साम्यवाद का मीनिंग ये है कि जो फिलोसफर किंग और जो सैनिक रहेंगे, जो सिपाही रहेंगे, वो क्या करेंगे? संपत्ति का जो है वर्ण नहीं कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। अगर हम यहाँ पे पत्नियों के साम्यवाद की बात करते हैं, जो कि प्लेटो का सबसे अनोखा यहाँ पे एक थ्योरी रही है, सबसे क्या कहूँ, मतलब ऐसी थ्योरी मैंने तो कहीं नहीं देखी, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि पत्नियों का साम्यवाद मीन्स कि जो गार्जियन क्लास है या संरक्षक वर्ग है वो शादी भी नहीं कर सकते हैं, पत्नियां भी नहीं रख सकते हैं, बच्चे भी नहीं रख सकते हैं। तो एक तरीके से जो ये दोनों जो साम्यवाद है, जो इनका जो सोशलिज्म है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जो वाइव्स है या फैमिली से रिलेटेड, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर, वो किस पर अप्लाई होता है? आपका गार्जियन क्लास पे अप्लाई होता है। तो आपका सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से आंसर ये बन जाएगा कि जो प्लेट कौन सा कथन सत्य है आपका, कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति और परिवार का त्याग करना चाहिए। तो आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो एडवोकेटेड, आपका जो है प्लेटो ने हिमायत की है, मतलब किस चीज को यहाँ पे ठीक बताया है प्लेटो ने? द ऑप्शन ए इज स्पीडी सिविल जस्टिस सिस्टम, स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, प्योरली मेटाफिजिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम हिंदी में देखते हैं तो त्वरित नागरिक न्याय प्रणाली, त्वरित आपराधिक न्याय प्रणाली, न्याय की सार्वभौमिक अवधारणा, और न्याय की विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक अवधारणा।
अगर आपने प्लेटो का जस्टिस थ्योरी पढ़ा है तो प्लेटो ने क्लियरली यहाँ पे कहा है कि उसका जो जस्टिस थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है या न्याय की सार्वभौमिक प्रणाली से रिलेटेड है। तो ये सीधा सा आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं इसको, 61 नंबर क्वेश्चन हमारा। ह्यूमन बींग्स आर द नेचर जेलस, कैनॉट सी अदर प्रॉस्पर, हु बिलीव्ड इन दिस। जो मनुष्य है वो स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों को समृद्ध होते नहीं देख सकते हैं। तो इसमें कौन विश्वास करता था? तो अगर आपने पढ़ा है हमारे मैकियावली जी को, क्योंकि देखो अरस्तु और प्लेटो तो यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। अगर हम ऑप्शन देखते हैं मैकियावली, थॉमस हॉब्स, एरिस्टोटल और प्लेटो, तो आपके जो एरिस्टोटल और प्लेटो तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव को अच्छा बताया है कहीं ना कहीं। वैसे मानव स्वभाव की उतनी चर्चा हुई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थ्योरीज में जैसे ये जेलस वाली फीलिंग है या ईर्ष्यालु वाली जो भावनाएं हैं वो नहीं दिखती है। तो हम देखेंगे इसको। तो अगर हम थॉमस हॉब्स और मैकियावली में से कंपेयर करें तो इसका ज़्यादा अच्छा आंसर क्या होना चाहिए? मैकियावली ही होना चाहिए, क्योंकि मैकियावली की जो भावनाएं रही हैं वो ईर्ष्यालु और दूसरों को समृद्ध होते नहीं देखा गया है। एक आपने मैकियावली का बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी देखा होगा कि जो एक व्यक्ति है वो अपने पिता की मृत्यु को एक बार को भूल सकता है, लेकिन उसका जो निजी संपत्ति का अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, उसे कैप्चर कर लिया उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मैकियावली कहना चाहता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है या फिर जो ब्लड रिलेशन है वो भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि हमारी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी या हमारे राइट्स, या मतलब इंडिविजुअल का खुश रहना ज़्यादा जरूरी है, ना कि हमारी फैमिली का खुश रहना। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे मैकियावली कहना चाहता है। तो इसका सीधा सा आंसर यहाँ पे मैकियावली हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेएस मिल इज करेक्ट। जेएस मिल जो रहे हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे? ठीक है, हम आगे देखते हैं। ही स्टूड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल टू मिनिमम पॉसिबल। ठीक है, वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम संभव तक सीमित करने के लिए खड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ही बिलीव्ड इन द रिप्रेसिव स्टेट टू कंट्रोल ह्यूमन वाइसेस। वह मानव दोषों को नियंत्रित करने के लिए दमनकारी राज्य में विश्वास करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह एक पुलिस राज्य में विश्वास करता था। काफी क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा स्क्रॉल करके देखना होगा। ही बिलीव्ड इन पुलिस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वह मानव गरिमा के लिए खड़े थे और फिर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक सैन्य राज्य चाहते थे। सैन्य राज्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं हम लोग। हमारा इंग्लिश में है, ही स्टूड फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, स्टिल वांटेड टू मिलिट्री स्टेट टू द प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर हम जेएस मिल के कंसेप्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या जेएस मिल ने कहीं भी मिलिट्री स्टेट की बात की है? क्या सैन्य राज्य की बात की है? अगर हम जेएस मिल की थ्योरी को अगर आप याद कर पा रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिलिट्री स्टेट की तो कहीं बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि इंडिविजुअल फ्रीडम की काफी अच्छे से चर्चा हुई है, लेकिन मिलिट्री स्टेट की तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, ही बिलीव्ड इन पुलिस स्टेट। क्या पुलिस स्टेट की बात करता है जेएस मिल? नहीं। अगर हम नॉजिक की बात करते हैं, अगर आपको रॉबर्ट नॉजिक याद आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेट की बात करता है, और वो तो बहुत ज्यादा लिबरलिस्ट, वहां पे वो वाले थिंकर, जैसे रॉल्स के बाद में नॉजिक और लिबरलिस्ट थिंकर शुरू हो जाते हैं। जेएस मिल तो जहां तक आपको पता है, पता ही होगा, आप काफी सभी स्टूडेंट्स काफी समझदार हैं, तो ये उपयोगितावादी रहे हैं, यूटिलिटेरियन रहे हैं, ये सभी उपयोगितावादी रहे हैं। तो ये जो रहे हैं ये कहीं भी पुलिस स्टेट की बात तो नहीं करते, तो ये आपका ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही बिलीव्ड इन डिप्रेसिव स्टेट टू कंट्रोल ह्यूमन वाइसेस। क्या वो मानव दोषों को नियंत्रित करने के लिए दमनकारी राज्य में विश्वास करते हैं? नहीं। ये तीनों ही कहीं ना कहीं मतलब जो स्टेट का जो रिप्रेसिव सिस्टम है उसे बताने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं, रिप्रेसिव स्टेट की बात तो कहीं पे भी नहीं करता। तो आगे हमारा ऑप्शन बचता है ए,
तो आप ये देखिए ए ऑप्शन कैसे सही है। ही स्टूड फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल टू मिनिमम पॉसिबल। वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम संभव तक सीमित करने के लिए खड़ा था। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है जेएस मिल की जो थ्योरी है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देती है। इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जेएस मिल ये चाहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। मींस जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। गवर्नमेंट हम पे इंटर जो फेरेंस है या फिर जो हमारा जो सरकारी हस्तक्षेप है वो बिल्कुल न्यूनतम हो। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आज आप काफ़ी अच्छा मौसम था, आप निकल लिए घर से बाहर घूमने के लिए, तो आप गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छे बढ़िया स्कूटी के ऊपर, और आपने हेलमेट भी नहीं लगाया है क्योंकि हम तो घूमेंगे बढ़िया मस्त। तो उसके बाद में क्या होगा, आप घूमने निकल गए, उसके साथ में आपको रेड लाइट भी आपने रेड लाइट देखी भी नहीं और क्रॉस कर दी कि मैं तो इंडिविजुअल, मेरी फ्रीडम है, मैं तो बहुत स्वतंत्र हूँ और मुझे तो कोई रेड लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे हेलमेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या वहाँ पे आप इंडिविजुअल फ्रीडम अपनी चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। कैसे रहेगा? वहाँ पे जो आपका ट्रैफिक पुलिस है सबसे पहले वो आपका चालान बनाएगा। क्यों बनाएगा? एक तो अगर आपने किसी के गाड़ी वहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले तो आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आप वहाँ पे सलट सकते हो। तो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम क्या कहाँ गई? वो जब आप रहोगे ही नहीं, जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम आप करोगे क्या? तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस की भी जरूरत है, आपको रेड लाइट क्रॉस भी नहीं करनी है। तो हम इन सभी रूल से क्यों बंधे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है हमारी जिंदगी में। लेकिन जेएस मील क्या बोल रहा है कि आपका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहां पे जीरो होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वुड बी जीरो। तो वहां पे जेएस मिल की थ्योरी कहीं ना कहीं ये कहती है कि आप बिना हेलमेट लगाए भी अपना टू व्हीलर स्कूटी बाइक है वो ड्राइव कर सकते हो, जो ऐसा कि हमें नहीं करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स। आई विश कि आपको ये एग्जांपल से जेएस मिल की जो इंडिविजुअल फ्रीडम की जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। क्वेश्चन इज 63, देखते हैं विच वन ऑफ द गवर्नमेंट वाज प्रिफर्ड बाय जेरेमी बेंथम। ये बेंथम जी आ गए हमारे जेएस मिल के टीचर रहे हैं, आपको पता होगा बेंथम से ही आपका उपयोगितावाद शुरू होता है फिर जेएस मिल तक आता है। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम आपके क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट वाज प्रिफर्ड बाय द जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी है? ठीक है, हम देखते हैं ऑप्शन एक तो आपका है बेनोवेलेंट डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और मोनार्की। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं, परोपकारी तानाशाही, सैन्य तानाशाही, प्रतिनिधि लोकतंत्र और राजशाही। तो बेंथम को जिस भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पता है, तो बहुत पॉपुलर वर्ड है इसका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब आपका क्या रहेगा कि आप जो जनता है वो पूरा डेमोक्रेसी को नहीं अपनाएगी, पर क्या करेगी, जैसे कि हम आज के टाइम पे देखते हैं कि हमारे एरिया से हम जो किसी सरपंच को चुनना चाहते हैं, किसी पार्षद को चुनना चाहते हैं या फिर किसी सांसद को चुनना चाहते हैं, तो हम सभी जनता जो पूरी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी चली जाएगी विधानसभा के अंदर या लोकसभा राज्यसभा में, बल्कि हम क्या करेंगे, हम अपने एक पर्टिकुलर एरिया से किसी एक व्यक्ति को वोट देंगे, उन्हें चुनेंगे और अपने प्रतिनिधि के रूप में या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस एरिया के, उस पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या करेंगे, हम उन्हें विधानसभा या लोकसभा में भेजेंगे। तो बेंथम ने ये आइडिया दिया है कि बेंथम ने क्या बताया है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या प्रतिनिधि लोकतंत्र यहाँ पे होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन इधर आ गया है आपका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 64। 64 क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट टू यूज टर्म आइडियोलॉजी। सबसे पहले विचारधारा शब्द का यूज किसने किया? हम आंखें बंद करके बता सकते हैं, हमारा आंसर क्या है, डेसुड द ट्रेसी। तो ये हमारे सभी के विचारधारा का, जब आइडियोलॉजी जो कंसेप्ट जो अपना टॉपिक है उसे जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही यही वर्ड आता है कि जो डेसुड द ट्रेसी है उन्होंने क्या किया है, विचारधारा शब्द या आइडियोलॉजी जो टर्म है उसे कॉइन किया है। आगे हम देखते हैं, बहुत ही
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। तो आप देख सकते हो कि मुझे लगता है ये जो पेपर है, जितना मैंने इसको एनालिसिस किया है, ये आपका इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, इन विच सेंस ऑफ द मॉडर्न अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच। राजनीति के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण किस अर्थ में पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है। मतलब जो आपका मॉडर्न अप्रोच है वो आपके ट्रेडिशनल अप्रोच से किस तरह से डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। तो एक बार ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द स्टडी ऑफ वेस्टर्न एज वेल एज नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा, इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए। सी ऑप्शन है द इट कंबाइंड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट विद द पॉलिटिकल सिस्टम। डी है इट गिव्स इनफ स्पेस टू स्टडी द वेस्टर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। एक बार हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं इसे। यह पश्चिमी और गैर पश्चिमी संस्थानों के अध्ययन पर केंद्रित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के अध्ययन पर केंद्रित है। यह राजनीतिक प्रणालियों के साथ राजनीतिक विचारधारा के अध्ययन पर केंद्रित है, या यह पश्चिमी राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त जगह देता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है यहाँ पे पॉलिटिक्स की, और साथ में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। देखिए अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारा, वो सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी स्टडी की बात करता है। अगर हम ट्रेडिशनल, मैं इसको TA लिख रही हूँ, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है, जो आपका डेवलप्ड कंट्री है या फिर जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, सॉरी, सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो आपका जो डेवलप्ड कंट्री है, एक तो उसकी बात करता है, या फिर ये हमारा जो विकसित जो राष्ट्र है उसकी बात यहाँ पे होती है। ये हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, कि अगर आपको किसी भी देश के बारे में अगर आपको पुरानी जो पारंपरिक दृष्टिकोण है राजनीतिक, अगर उसके बारे में पहचानना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि विकसित जो राष्ट्र है, और मेनली अगर इसके अंदर हम बात करें तो यूएसए का जो है उसकी बात यहाँ पे होती है, ठीक है। और जहाँ पे हम जो मॉडर्न अप्रोच है अगर उसकी बात करें तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपका जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है उन कंट्रीज की स्टडीज की भी बात की जाती है। तो अगर आप इन सभी ऑप्शन को रीड करते हैं या फिर इनका एनालिसिस करते हैं तो सबसे एक्यूरेट आंसर हमारा ये वाला बैठता है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, मॉडर्न अप्रोच कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग है। तो हम क्या है इसका आंसर, इट कंसंट्रेट्स ऑन द स्टडी ऑफ वेस्टर्न एज वेल एज नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। मीन वही कि आपको अगर ये अप्रोच अपनानी है, अगर आपको मॉडर्न अप्रोच अपनानी है तो क्या किस तरह से अलग है, आपको वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके बारे में भी पढ़ना होगा, उनके इंस्टीट्यूशन को भी काफ़ी अच्छे से डिटेल एनालिसिस करना होगा, और साथ में जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कह सकते हैं, जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें हम यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कह सकते हैं, वो क्या है जो इनको क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा। तो मॉडर्न अप्रोच से ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरह अलग है कि आपको पश्चिमी और गैर पश्चिमी संस्थानों के अध्ययन पर केंद्रित किया जाएगा। तो यही आपका सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 66। क्वेश्चन 66 रहने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द तारकुंडे कमिटी अपॉइंटेड इन 1974 टू प्रपोज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हिंदी में भी देख लेते हैं हम। विच वन ऑफ निम्नलिखित में से कौन सी एक चुनाव सुधारों को प्रस्तावित करने के लिए 1974 में नियुक्त तारकुंडे समिति की सिफारिश रही है। आप सभी ने जो चुनाव सुधार या जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उनके बारे में देखा होगा। 1974 के अंदर एक तारकुंडे समिति या फिर तारकुंडे जो कमेटी है वो बनी थी। तो आप ये देखिए सबसे अच्छा उन्होंने क्या रिकमेंडेशन वहाँ पे अपनी कमेटी में दी थी। एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। द लोकल इंस्टीट्यूशन इलेक्शन शुड बी हेल्ड अलॉन्ग विद द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लोकल जो इंस्टीट्यूशन है उनकी इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन साथ में होनी चाहिए। लोअरिंग द एज ऑफ वोटर्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स,
ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ अ नेशनल पार्टी शुड बी बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इलेक्शन फॉर असेंबली एंड लोकसभा शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक बार इसको। विधानसभा के चुनावों के साथ स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होने चाहिए। मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करनी चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार का खर्च संघ सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाने चाहिए। अब मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी स्टूडेंट्स इस जो ये आंसर है तारकुंडे कमेटी का, इसको एक बार बहुत अच्छे से रीड करें और इसका आंसर भी आप मुझे बताइए। देखा आपने इसका आंसर? देखिए, आपको सबसे पहले तो देखिए, वैसे तो इसका येलो हमने जो ये हमने डाउनलोड किया था साइट से, तो ये ऑलरेडी येलो ही था, इसका आंसर सब शीट्स में है। लेकिन मैं आपसे ये चाहती थी कि आप तारकुंडे जो कमेटी रही है उसके बारे में आप पढ़ें, और साथ में आप ये देखेंगे सबसे अच्छा जो अप्रोप्रिएट आंसर इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए, आंसर आपको सभी को पता है, जो आपकी वोटर्स की जो एज है वो 21 से लेकर 18 तक की गई यहाँ पे सबसे पहले तो। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये किया गया। ये आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके अंदर आपका जो एज है वोटर्स की वो 21 to 18 की गई। इस समय जो थे आपके पीएम कौन थे यहाँ पे? आपके पीएम रहे हैं राजीव गांधी। अब आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि जो आपका 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें वोटर्स की एज आपकी 21 to 18 की गई है, ये कौन से ईयर में आया, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज मेड अ मल्टी मेंबर कमीशन इन। आपका जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत का चुनाव आयोग है, वो बहुसदस्यीय आयोग या फिर मल्टी मेंबर कमीशन कब बना? सभी को पता है 1993 के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका मल्टी मेंबर बना है। उससे पहले 1989 के अंदर भी इसे मल्टी मेंबर बनाया गया, लेकिन फिर से रद्द करके 1990 में से फिर से क्या कर दिया, सिंगल बना दिया, सिंगल मेंबर के साथ में बना दिया। लेकिन फिर से 1993 में क्या हुआ है, इसे मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1989 से पहले क्या था, सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या होता था इलेक्शन कमीशन के अंदर होता था। 1989 में इसे करके 3 मेंबर बना दिया गया, और फिर से हम समझ सकते हैं इसके अंदर कि फाइनल जो था आपका 1993 के अंदर बनाया गया। अगर ऑप्शन में आपका 1989 1990 होता तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाला था, लेकिन ऑप्शन ही नहीं थे ऐसे। 1976, 2014, 2001, 1993, तो सीधा आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे 1993 या 1993। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ऑन विच टाइप ऑफ द आइडियोलॉजी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस आइडियोलॉजी पर बेस्ड है? नाजिज्म, कम्युनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और लिबरलिज्म। तो देखिए, नाजीवाद, साम्यवाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद। आप मुझे ये बताइए कि नाजीवाद किससे रिलेटेड है? सोचिए एक बार कि नाजीवाद आपका किससे रिलेटेड है। नाजीवाद आपका हिटलर वाला आ गया, आपका मुसोलिनी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है आपका फांसीवाद से रिलेटेड, फासिज्म जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद साम्यवाद जो है वो हमारा कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स वाला है। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स जो है जिसकी बात हम करते हैं, या फिर एंजल्स भी इसके साथ में है, साम्यवाद के साथ में है। व्यक्तिवाद है इंडिविजुअलिज्म और साथ में लिबरलिज्म। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ड जिसे हम मानते हैं, बेसिक चीज़ जिसे हम मानते हैं, जिससे कि भारतीय संविधान का जो विचारधारा किससे संबंधित है, तो ये आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का आंसर देखिए,
ये आपको सी और डी दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर यहाँ पे इसका लिबरलिज्म होने वाला है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगा कि व्यक्तिवाद भी तो हो सकता था, उदारवाद ही क्यों किया। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही ये बात की थी कि आपको ज्यादा ध्यान ये रखना है कि दोनों ऑप्शन में से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है, विच वन इज अ बेटर आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है ये। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट दैट द एवरी स्टेट इज नॉन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रत्येक राज्य अपने द्वारा संपोषित अधिकार से जाना जाता है। मीन्स क्या है कि जो प्रत्येक राज्य है, जो एवरी स्टेट है, वो कौन से राइट्स को मेंटेन करता है, संपोषित करता है, उससे वह जाना जाता है। तो सीधे देखिए आपको कोटेशन बेस्ड भी आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये हेराल्ड जे लास्की का बहुत अच्छा, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो जाना पहचाना ये कोटेशन है। हेराल्ड जे लास्की यहाँ पे बात करते हैं कि एवरी स्टेट नॉन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। ठीक है, आगे हम निकल जाते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। आई विश कि आपको ये स्टेटमेंट ध्यान भी रहेगा, हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम में भी ये स्टेटमेंट पूछा जाए। तो स्टेटमेंट तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, या फिर कोई इसमें से कोई कीवर्ड निकाल लो ऐसा, और आपको जिससे कि स्टेटमेंट याद हो जाए। 70 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु सेज दैट देयर हैज बीन अ डेक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी इन रिसेंट ईयर। जो आपकी विचारधारा है उसका हास हुआ है या फिर डेक्लाइन हुआ है, ये किसने कहा है। देखिए अगर हम डेक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा सीधा सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन देखते हैं, अमर्त्य सेन नहीं, ये तो आपके इकोनॉमिस्ट थे। जॉन रॉल्स नहीं, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है इनका। डेविड ईस्टन नहीं, ये भी नहीं। और प्रोफेसर डैनियल बेल। जो आपका डेक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी की बात सबसे ज्यादा नियरेस्ट इसके अंदर आंसर है आपका प्रोफेसर डैनियल बेल। डैनियल बेल ने कहा है कि जो आपका जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर क्या है, हमारा आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, या फिर डेक्लाइन ऑफ आइडियोलॉजी हो रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि डेक्लाइन ऑफ आपका आइडियोलॉजी की बात किसने की है। नेक्स्ट हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा। डेमोक्रेसी इज नॉट एन आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट एसोसिएट ऑल विद गवर्नमेंट हु बिलीव्ड इन द स्टेटमेंट। लोकतंत्र सरकार का एक आदर्श रूप नहीं है क्योंकि यह सभी को सरकार से जोड़ता है। इस कथन पर कौन विश्वास करता है। अगर हम ऑप्शन देखिए, जॉन रॉल्स, एरिस्टोटल, महात्मा गांधी और जॉन लॉक। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है जॉन रॉल्स, अरस्तु, महात्मा गांधी और जॉन लॉक। ठीक है, जॉन रॉल्स भी है, लॉक भी है, महात्मा गांधी भी है और अरस्तु भी है। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं फिर से, लोकतंत्र सरकार का एक आदर्श रूप नहीं है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, डेमोक्रेसी इज नॉट ए आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं खराब बता रहा है, एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बता रहा है। ठीक है, बिकॉज इट एसोसिएट ऑल विद गवर्नमेंट्स, बिकॉज ये सभी को सरकार से जोड़ता है। सभी को मीन्स सारी की सारी जो पॉपुलेशन है, पूरी जो जनता है, सभी नागरिक है, उनको डेमोक्रेसी जो है वो सरकार से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी एक सही रूप नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। तो आप ये बताओ इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी है उसको सबसे खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन बताता है। हम सबको बहुत अच्छे से आइडिया, बेसिक है इसका। अरस्तु, अरस्तु क्या बोलता है कि जो डेमोक्रेसी वो बहुत बेकार है, लेकिन डेमोक्रेसी के जैसा ही पॉलिटी जो है वो बहुत अच्छा है। आपने अरस्तु की जो देखा होगा, प्रजातंत्र जिसे कहता है ये, तो प्रजातंत्र या पॉलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को सबसे खराब बताता है, सबसे बेकार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, लेकिन आपको स्टेटमेंट से सीधा पता चल जाएगा कि लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की यहाँ पे बुराई की गई है, तो वो अरस्तु से रिलेटेड है, क्योंकि अरस्तु लोकतंत्र को बिल्कुल भी सही नहीं समझता है। आपको पता है इसी डेमोक्रेसी की वजह से अरस्तु के जो जो रहे हैं टीचर रहे हैं प्लेटो, उनकी डेथ हो गई थी। वो जहर का प्याला और वो सब आपने स्टोरी सुना होगा, आई होप कि अपनी एमए के अंदर या फिर अपने आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा।
आगे हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, हु इज ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहली नारीवादी, भारत की जो पहली नारीवादी है वो किसे समझा जाता है। ऑप्शन है हमारा पंडिता रमाबाई, मातंगिनी हाजरा, मूलमती या सुचेता कृपलानी। तो आपने पढ़ा है द हाई कास्ट ऑफ हिंदुइज्म, आई थिंक ऐसा ही कुछ बुक का नाम भी है पंडिता रमाबाई का। तो पंडिता रमाबाई जो है रही है वो क्या है, हमारी फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया रही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये नाम तो कहीं हमने बहुत ही कम भी सुनते हैं। सुचिता कृपलानी तो नहीं, आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट के बाद में शायद ये इसमें रही थी संसद के अंदर। तो ये इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो हम लास्ट आगे देखते हैं, सॉरी लास्ट नहीं है, 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द बेसिक डिफीट ऑफ द सिंगल पार्टी सिस्टम। जो एक दलीय व्यवस्था है, जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, उसका मूल दोष क्या है यहाँ पे, डिफीट क्या है यहाँ पे, बेसिक डिफीट ऑफ द सिंगल पार्टी सिस्टम। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है या एक दलीय व्यवस्था क्या होती है। सिंगल पार्टी सिस्टम का मीन्स है कि आपका जो देश है उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, ना तो उसका कोई विपक्ष होगा ना कोई विरोधी होगा, सिर्फ एक पार्टी के बेस पे ही आपका सारा सिस्टम या गवर्नमेंट चलने वाली है। तो इसका बहुत अच्छा आंसर आपका चाइना होने वाला है। आपको सबको पता है वहां पे चाइना क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो हम देखेंगे कि इसका हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसका मूल दोष क्या है। तो हम देखते हैं ऑप्शन, इट लीड्स टू डिक्टेटरशिप, इट रेगुलेट द ह्यूमन लाइफ इन वायलेंट वे, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, इट प्रमोट्स अनट्रुथ इन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ। यह तानाशाही की ओर जाता है, ये मानव जीवन को हिंसक तरीके से नियंत्रित करता है, यह राज्य को समाज की एक संस्था के रूप में मान्यता नहीं देता है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में असत्य को बढ़ावा देता है। तो आपने कॉमन सेंस से इसका आंसर समझ लिया होगा। अगर एक ही पार्टी है, अगर कोई विरोधी नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, तो आप ही बताओ क्या वो डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ेगी, क्या वो तानाशाही की ओर नहीं जाएगी, क्या वो अपनी मनमानी नहीं करेगी। तो सीधा सा आंसर क्या है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए इसका, इट लीड्स टू डिक्टेटरशिप या फिर यह है तानाशाही की ओर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सेट 2026 के अंदर भी आने वाले हैं, तो आपको अपना आराम से प्रिपरेशन करते जाना है। 74 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से, द सिटीजनशिप एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन, दो भारत का जो नागरिकता अधिनियम है वह कब अधिनियमित हुआ। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 1955 के अंदर क्या आया है, आपका सिटीजनशिप एक्ट आया है या नागरिकता अधिनियम आया है। तो देखो ये फैक्ट्स तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, ये कहीं ना कहीं ये पेपर जो है ये वैसा ही पेपर है जो आपका यूजीसी नेट के आप पीवाईक्यूज देखते हैं, तो बहुत इजीली आपको वैसा ही मिलने वाला है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए फिर से ट्रू वाला पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पे। इट इन एन ऑटोक्रेटिक स्टेट द लीडर, द पार्टी और द स्टेटमेंट इज आइडलाइज्ड बिकम द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। एक निरंकुश राज्य में नेता, पार्टी या राज्य को हर चीज का आधार बनाने के लिए आदर्श बनाया जाता है। एक निरंकुश राज्य की बात कर रहा है, ठीक है ये। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट सोसाइटी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। एक लोकतांत्रिक राज्य में समाज बुनियादी निर्माण खंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ लिबरल स्टेट द इंडिविजुअल मस्ट सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। लिबरल स्टेट में इंडिविजुअल क्या कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर द वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं हम इसको एक बार कि एक उदार राज्य में व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं हम एक बार आगे, डी ऑप्शन है, इन अ फासिस्ट स्टेट द ह्यूमन लाइफ इज गवर्न्ड बाय द इंडिविजुअल फैमिली। जो फासिस्ट स्टेट है, जो फांसीवादी आपका, एक तो काफी बड़ा इसके अंदर है, तो थोड़ा सा, एक फांसीवादी राज्य में मानव जीवन व्यक्तिगत परिवार द्वारा शासित होता है। जो मानव जीवन है वो व्यक्तिगत परिवार द्वारा शासित हो। सबसे पहले तो इस डी ऑप्शन का ही पोस्टमार्टम करते हैं।
आप सबको पता होना चाहिए जो फांसीवादी राज्य है या फासिस्ट स्टेट है वो क्या होता है। देखिए फासिस्ट स्टेट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुसोलिनी है उससे रिलेटेड है एक तो सबसे पहले, ठीक है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है, मुसोलिनी से रिलेटेड है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, दूसरी चीज ये है फांसीवादी राज्य वह ऐसा स्टेट है जहां पर एक जो फैमिली है, आपका सभी तरह का जो परिवार है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसका सीधा सा एक एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो हम, आप सभी को पता है, हम नामकरण संस्कार करते हैं, ठीक है। ऐसा मोस्टली देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में कि नामकरण संस्कार होता है जिसके अंदर नाम रखा जाता है। तो वो क्या होता है, वो कैसा प्रोग्राम करना है हमारी पसंद से हम करते हैं, क्या बच्चे का नाम रखना है वो भी हम हमारी पसंद से करते हैं, कौन से स्कूल में भेजना है, कौन सा सब्जेक्ट उसे दिलाना है, उसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या फिर बेरोजगार बनाना है, वो सब हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, मतलब फैमिली डिसाइड करती है। लेकिन जो फांसीवादी राज्य है उसके अंदर क्या है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा, ये आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है, ठीक है। तो फांसीवादी राज्य में मानव जीवन व्यक्तिगत परिवार द्वारा शासित नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया है, गलत यहाँ पे हो गया है। आगे हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं एक बार। इन अ लिबरल स्टेट द इंडिविजुअल मस्ट सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या फिर एक उदार राज्य में व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग दे। क्या लिबरलिज्म जो है वो ये कहता है कि आपको समाज के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो बल्कि उल्टा है इसका, इट्स जस्ट अपोज दिस। तो आपका ये तो, ये भी क्या होने वाला है, सी भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसके अंदर बी ऑप्शन, इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट सोसाइटी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, या फिर हिंदी हिंदी में देखते हैं एक लोकतांत्रिक राज्य में समाज बुनियादी निर्माण खंड है। क्या लोकतांत्रिक राज्य है, डेमोक्रेटिक स्टेट में समाज बुनियादी होता है? बल्कि नहीं, ह्यूमन या इंडिविजुअल क्या होता है लोकतांत्रिक के अंदर, या फिर ग्रुप जो होता है, वो ग्रुप भी नहीं कहेंगे हम, इंडिविजुअल कौन होता है लोकतांत्रिक राज्य में, बुनियादी निर्माण खंड होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होने वाला है, बिल्कुल गलत होने वाला है। तो एक बार हम ऑप्शन ए की तरफ देख लेते हैं। इन ऑटोक्रेटिक स्टेट द लीडर द पार्टी द स्टेट इज आइडलाइज्ड बाय द बिकम द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। एक निरंकुश राज्य में नेता पार्टी या राज्य को हर चीज का आधार बनाने के लिए आदर्श बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ऑटोक्रेटिक स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। निरंकुश राज्य क्या होता है, जिसके अंदर वही बात है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति हो जो अपनी मनमानी करे, तानाशाही करे, डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव वहाँ की जनता के साथ में, नागरिकों के साथ में करे। तो इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि एक निरंकुश राज्य में नेता जो होता है, पार्टी या राज्य को हर चीज का आधार बनाने के लिए आदर्श बनाया जाता है। मीन्स जो आपका ऑटोक्रेटिक स्टेट है उसमें लीडर या पार्टी या जो स्टेट होता है वो क्या होता है, हर चीज का एक बेसिक होता है फॉर एवरीथिंग। तो सबसे एक्यूरेट आंसर आपका क्या होना चाहिए, जिसको ऑटोक्रेटिक जो स्टेट है या निरंकुश राज्य की जो थ्योरी है उसके बारे में पता है, तो उसका यहाँ से आंसर सीधा बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपने हमने अभी तक 75 मीन्स हमने यहाँ पे जो आपके आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हमने अभी तक देखे यहाँ पे। एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है, हम आगे देखते हैं इसके अंदर। आगे देखिए, डेमोक्रेसी ट्रेडिशनली हैज टेंडेड टूवर्ड्स ऑटोक्रेसी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। दिस इज आपका जो लोकतांत्रिक पारंपरिक रूप से संकट के समय निरंकुशता की ओर जाता है, यह है। लोकतंत्र पारंपरिक रूप से संकट के समय निरंकुशता की ओर जाता है, यह है। क्या है यह? अनार्की है, लिबरल डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इसे अराजकता कहेंगे, उदार लोकतंत्र कहेंगे, राजशाही कहेंगे, या संवैधानिक तानाशाही कहेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या है कि जो आपका डेमोक्रेसी है वो क्या है, ट्रेडिशनली रूप से क्या है, संकट के समय निरंकुशता की ओर चला जाता है। डेमोक्रेसी में जब संकट आएगा, जब इमरजेंसी आएगी, तब हम किस तरफ चल जाएंगे, निरंकुशता की ओर चल जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम जो 1975 में इंडिया में जो इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी लगी थी, आप सबको पता है, सबका आना जाना बंद हो गया था। इमरजेंसी के टाइम पे सबको अपने घर में रहना था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रूल है, जो सारा रूल्स, या फिर जो स्टेट जो अपना पॉलिटिक्स है, या फिर जो अपना जो स्टेट असेंबलीज है, वो सब खत्म हो गई थी। सारा का सारा क्या है, जो हमारा सभी जो नियम कानून है वो क्या हो गए थे, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हो गए थे, ठीक है, केंद्रित हो गए थे सबके सब, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में।
सेंट्रलाइज्ड हो गए थे। तो ये क्या है, आप ही समझिए, जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो ट्रेडिशनली क्या है, वो टूवर्ड्स कहाँ जाती है, निरंकुशता की ओर जाती है। तो इससे क्या बढ़ता है, इससे आपका संवैधानिक तानाशाही बढ़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है वहां पे, लेकिन जब वो निरंकुशता की ओर चल जाता है डेमोक्रेसी, तो वो क्या बन जाता है, संवैधानिक तानाशाही या कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप बन जाता है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। आगे हम इसका 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, फ्रीडम इज द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू अ डिजायर्ड थिंग विच अ मिनिमम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन कॉन्सोनेंट विद द अ वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, व्हाट डज दिस डिस्क्राइब। स्वतंत्रता का एक सुव्यवस्थित समाज के अनुसार न्यूनतम नियंत्रण और विनियमों के साथ वांछित चीजें करने का अधिकतम अवसर है, यह क्या वर्णन करता है। इसका हम एक बार मीनिंग समझते हैं क्वेश्चन का, कि स्वतंत्रता या फ्रीडम क्या है, एक सुव्यवस्थित समाज के अनुरूप न्यूनतम नियंत्रण। एक तो सबसे ज्यादा क्या है, आपका आपका जो मैक्सिमम तो अपॉर्चुनिटी देती है और मिनिमम कंट्रोल करती है, और साथ में आपका चीज़ों को अधिकतम अवसर देती है। तो क्या, जब आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और आपकी जो इसके अंदर कहेंगे क्या, कि विनियमों के साथ जो आपका मिनिमम और आपके जो कंट्रोल्स है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो मिनिमम हो जाएंगे। तो आप ही बताइए कि ये क्या होगा, ये कौन सी व्यवस्था के अंदर हो सकता है, कौन से सिस्टम में हो सकता है। क्या ये कुलीन तंत्र में हो सकता है, मैक्सिमम आपका अपॉर्चुनिटी और मिनिमम कंट्रोल? नहीं, कुलीन तंत्र में तो ज्यादा कंट्रोल होता है। क्या राजशाही में ऐसा हो सकता है, मोनार्की सिस्टम में? बिल्कुल भी नहीं। क्या तानाशाही में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, ये आपका डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र। आगे हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड। जो आपका तुलनात्मक प्रशासनिक समूह है, वो कब, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये आपका पबेड का क्वेश्चन आ गया सीधा। तो इसकी स्थापना हुई है आपका 1960 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर, 79 नंबर है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मींस। जो आपका सहभागी लोकतंत्र है वो क्या है, इसका अर्थ क्या है आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। फर्स्ट देखते हैं, मार्केट ओरिएंटेशन ऑफ सोसाइटी होता है, क्या समाज का बाजार उन्मुखीकरण होता है, मतलब जो सोसाइटी है वो एक मार्केट की तरह काम करने लग जाती है। बी है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप, क्या हित समूहों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी होती है। पार्टिसिपेटरी सिस्टम आपको सबको पता है ना, सहभागी लोकतंत्र क्या होता है, उसके बात कर रहा है। सी देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, क्या संवैधानिक एजेंसियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विनिमय होता है। या फिर डी है आपका, लोगों को राज्य से सब्सिडी की मांग करनी चाहिए, पीपल शुड डिमांड फॉर सब्सिडीज फ्रॉम द स्टेट। सबसे पहले आपको सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र का अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में हो ही नहीं सकता, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। अगर सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र का मीनिंग ही क्या है, कि आपका जो हित समूहों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी होगी, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से क्या होगा, हम पार्टिसिपेशन करेंगे, हम वहाँ पे पार्टिसिपेशन के माध्यम से गवर्नमेंट्स को क्या बताएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स बताएंगे, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन करने से हम गवर्नमेंट को और हमारे देश को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मीन ही क्या है, सहभागी लोकतंत्र, कि आपको पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम 80 नंबर क्वेश्चन यहां से देखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट देखना है हमें, थोड़ा सा इसे अप कर लेते हैं। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट यहां से हमें देखना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज पॉपुलर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोस्ट इफेक्टिव थ्रू पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टी की जिम्मेदारियों के माध्यम से सरकार का लोकप्रिय नियंत्रण सबसे प्रभावी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ फ्री डिस्कशन इन विच ऑल पीपल मे टेक पार्ट। जो लोकतंत्र है वो मुक्त चर्चा की एक प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, द टर्म एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू अ अनार्किस्ट स्टेट कंट्रोल ओवर द सोशल इंस्टीट्यूशन। शब्द कार्यपालिका सामाजिक संस्थाओं पर अराजकतावादी राज्य नियंत्रण को संदर्भित करता है।
ऑप्शन डी इज मार्केट इज कंप्लीटली डी कंट्रोल्ड इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी, जो समाजवादी राज्य में बाजार पूरी तरह से अनियंत्रित होता है। अब आपको ट्रू बताना है, तो आप सबसे पहले हम डी से शुरू करते हैं। क्या मार्केट जो होता है वो सोशलिस्ट सोसाइटी में, सोशलिस्ट स्टेट में बिल्कुल डी कंट्रोल होता है, क्या अनियंत्रित होता है? समाजवादी राज्य के अंदर क्या बिल्कुल अनियंत्रित होता है? आप बताओ कैसे हो सकता है? बल्कि जस्ट इसका उल्टा होता है। बाजार जो होता है, जो मार्केट होता है, वो स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम चाइना में ले सकते हैं, ठीक है। तभी चाइना आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट है वो क्या है, वो कंट्रोल्ड है। किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? वो सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, या फिर वहाँ का जो सिंगल पार्टी सिस्टम है उसके द्वारा वहाँ पे कंट्रोल है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सी, द टर्म एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू अ अनार्किस्ट स्टेट कंट्रोल ओवर द सोशल इंस्टीट्यूशन। कार्यपालिका सामाजिक संस्थाओं पर अराजकतावादी राज्य नियंत्रण को संदर्भित करता है। क्या एग्जीक्यूटिव कभी अनार्कल जो होता है स्टेट उसे कंट्रोल करता है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो तो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज होती है वहां पे होती है। एग्जीक्यूटिव जो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव है, तो वो अनार्कल स्टेट को कैसे कंट्रोल कर सकती है, या फिर अनार्कल राज्य नियंत्रित को कैसे वहां पे संदर्भित कर सकती है? तो ऑप्शन भी गलत हो गया। हम देखते हैं बी ऑप्शन, डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ फ्री डिस्कशन इन विच ऑल पीपल मे टेक पार्ट। हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेसी क्या है? एक फ्री डिस्कशन होता है, वहाँ पे मुक्त चर्चा होती है, हम अपने विचारों को वहाँ पे रख सकते हैं। हम गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट गलत काम करे तो हम उन्हें शिकायतें भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को वहाँ से बर्खास्त भी करवा सकते हैं। रेफरेंडम जैसा आपने सुना है स्विट्जरलैंड में होता है, तो काफ़ी डेमोक्रेसी में इस तरह की चर्चाएं वहाँ पे देखी गई है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार हम ऑप्शन ए भी देख लेते हैं। पॉपुलर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोस्ट इफेक्टिव थ्रू पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टी की जिम्मेदारी के माध्यम से सरकार का लोकप्रिय नियंत्रण सबसे प्रभावी नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या बन जाता है? जो डेमोक्रेसी होती है वो उसमें क्या होता है? फ्री डिस्कशन होता है, और साथ में पार्टी क्या है? पीपल मे टेक पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ से ये समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमने अभी तक हमारे यहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस है उसकी चर्चा की है। 30 क्वेश्चंस के अंदर आप सभी को मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से आपने क्वेश्चन के जो हर कोई जो क्वेश्चन है उसका आंसर को समझा होगा, साथ में जो कंसेप्ट रहा है उसे भी समझा होगा, और जो पेपर का पैटर्न रहा है उसको भी आपने एनालिसिस किया होगा कि पेपर कैसा पूछा गया है। साथ में जो हमारे ऑप्शंस रहते हैं उनके बारे में भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि ऑप्शंस भी सबसे जो एक्यूरेट ऑप्शन होते हैं उसको हमें यहाँ पे टिक करना होता है। तो हमारा जो ये है राजस्थान सेट 2023 का जो पेपर रहा है पॉलिटिकल साइंस का, उसके हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे उसके अंदर हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मैं ये समझूंगी कि आपको ये आज का जो हमारा एनालिसिस रहा है राजस्थान सेट 2023 की जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर का, वो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मैं ये आपसे अब पार्ट 1 के अंदर अलविदा लूँगी। ये सीरीज़ हमारी मैं 3 पार्ट में मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी, जिससे कि हम काफ़ी अच्छे से इसे समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टिक करना इज़ नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन। हम इसे समझेंगे और चारों ऑप्शन को अगर हम समझ के चलेंगे तभी हम जो है हमारा आंसर उसे समझ सकते हैं। और जो 3 ऑप्शन जो गलत है और वो क्यों गलत है, वाई दे आर रॉन्ग, तो हम उसे भी एक तरीके से समझ के चलेंगे, तभी हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं आपकी निशा राठौड़ मैम, पॉलिटिकल साइंस की स्पेशलिस्ट हूँ आपके साथ। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और 2026 का जो हमारा सेट होने वाला है, राजस्थान सेट की बात कर रही हूँ, तो इसकी हम एक बहुत प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर हमारा एग्ज़ाम जो है उसे क्रैक करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। विजन जेआरएफ के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के जो अच्छे जो वीडियोस है जो आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, और साथ में जो अदर जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपना जो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे भी आपको ऑन रखना है, जिससे कि जो जितनी भी सारी जानकारियाँ हैं वो आपको विजन जेआरएफ के थ्रू मिल सके।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।